अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी सियासी माहौल में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कुछ हो रहा होता है उसकी एक ख़ास अहमियत है। वैसे तो सियासत के ऊपर बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट का कोई अमल दखल नहीं होता, लेकिन चीफ जस्टिस कौन होगा, कौन से केस सो मोटो के तहत सुने जा रहे हैं, या आइंदा क्या इम्कान है कि कौन सा केस सुप्रीम कोर्ट में लग सकता है, वो पाकिस्तान में सियासत का रुख भी बदल देता है। नए चीफ जस्टिस की तकर्री वो भी एक अहम मरहला है, और नए चीफ जस्टिस की तकर्री वक्त से 3 माह पहले आज नोटिफिकेशन हो गया जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा बहुत ही अपराइट आदमी है, लेकिन 2 मुकदमात के हवाले से, एक कोयटा ब्लास्ट की जो रिपोर्ट उन्होंने बनाई उस हवाले से, और फिर दूसरा फैज़ाबाद धरने के ऊपर जो उनका ऑर्डर था, उस वजह से हमारी इस्टेब्लिशमेंट को वो काफ़ी नागवार गुजरी वो रिपोर्ट्स। और वो मुतनाज़ात जो बहुत सारे इश्यूज़ सामने आए, कभी उनके ऊपर टैक्स के इश्यूज़ आ गए, कभी दूसरे मामलात आ गए, उस वजह से लगता था कि शायद काजी फ़ायज़ ईसा शायद सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन उनका आज नोटिफिकेशन भी हो गया और 17 सितंबर को चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से वो अपने ओहदे का चार्ज संभाल लेंगे। कितनी अहमियत है इसकी सियासत में? नवाज़ शरीफ की वापसी पाकिस्तान में कब होगी? जो उनके ऊपर पेंडिंग केसेस का एक बोझ मौजूद है, उनका क्या बनेगा? नाहली के हवाले से जो नया कानून बना वो सुप्रीम कोर्ट में कैसे जाएगा और सुप्रीम कोर्ट कैसे रिएक्ट कर सकती है? और इसी तरीके से 9 मई के वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर जो मुकदमात हैं, मिलिट्री कोर्ट्स का जो क़याम है, सिविलियंस के मुकदमात क्या मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे या नहीं चलेंगे, इन तमाम इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं राना सनाउल्लाह खान, वफाकी वज़ीर दाखिला। राना साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले तो काजी फ़ायज़ ईसा, 3 माह पहले नोटिफिकेशन की क्यों ज़रूरत पेश आई? देखिए, इसकी जो है वो मिसाल मौजूद है, बल्कि 3 माह से भी ज़्यादा अरसा पहले ये नोटिफिकेशन जो है वो होते रहे हैं, और 2-3 माह तो एक नॉर्मल टाइम है। और वैसे भी जब एक चीज़ तय हो जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली अब उसमें कोई जो है वो अबहम नहीं है, बड़ी क्लैरिटी है, तो फिर ज़्यादा करीब आने से जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें जो है वो जन्म लेना शुरू कर देती हैं। और वैसे भी काजी फ़ायज़ ईसा क्योंकि बहुत ही अपराइट एक जज हैं, और उन्होंने ऐसे फ़ैसले दिए जो फ़ैसले जो है वो न सिर्फ़ उनकी ज़ात के हवाले से बल्कि ताकतवर हलकों में भी जो है उनको बहुत अदरवाइज़ जो है वो देखा गया, और उसकी वजह से वो बहुत सारे मुश्किलात का भी वो शिकार रहे। तो इसलिए मेरा ये ख़्याल है कि हुकूमत के पेश नज़र ये बात ज़रूर होगी अमंग अदर थिंग्स कि जैसे जैसे वक्त करीब आएगा तो जिस तरह से ये बातें पहले होती रही हैं कि जी इनको तो जो है वो शायद उस वक्त तक जो है वो जज भी ना रहने दिया जाए, इनके ख़िलाफ़ कोई फ़लाँ चीज़ हो जाए, इनके ख़िलाफ़ फ़लाँ चीज़ हो जाए, और फिर जो सुप्रीम कोर्ट की अंदरूनी पोजीशन है उससे मुतल्लक भी इस किस्म की जो है वो अफवाहों के आने का अंदेशा था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा फ़ैसला है ताकि इस किस्म की र्यूमर जो है वो पैदा ही ना हो। सर, वक्त से पहले सिपा सलार इसलिए नहीं किया जाता, वो कहते हैं जिसका नोटिफिकेशन हो जाए ना तो पूरी फ़ौज उसको सल्यूट करती है, और जो सिटिंग हो उसके आखिरी महीना 2 महीने वो सिर्फ वो सेरेमोनियल हेड रह जाता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री के बाद क्या आप सल्यूट काजी फ़ायज़ ईसा को पढ़ेंगे, तो जो सिटिंग चीफ जस्टिस है उनका क्या बनेगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, कमज़ोर पड़ जाएंगे वो। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि एक जज जो है वो भले वो चीफ जस्टिस हो या सिर्फ जज हो, क्योंकि चीफ जस्टिस भी अमंग अदर जजेस जो है वो इक्वल जज ही होता है। नहीं, लेकिन तो जो पावर चीफ जस्टिस की हैं वो बहुत ज़्यादा है। देखिए, वो बेंच की तश्कील के हवाले से, सो मोटो के हवाले से, बेंच की तश्कील और सो मोटो नोटिस जिसको कि यानी इतना ज़्यादा जो है वो उसका गलत इस्तेमाल हुआ है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी आवाज़ें आ रही हैं कि जनाब इन इख्तियारात को जो है वो जितना आर्बिट्रेरी और यानी एक तरफ़ा तौर पे इस्तेमाल किया गया है, तो उसके अलावा तो और तो कोई इख्तियार नहीं है। तो उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर आपकी हुकूमत का सबसे बड़ा इतराज़ यही था बेंचों की तश्कील के हवाले से, ख़ास तौर पर एक मखसूस जज के ऊपर यह है कि जितने पोलिटिकल केसेस आए हैं पिछले चंद एक सालों में तकरीबन सब बेंचेस में वो जज साहब मौजूद हैं। बल्कि यही आलमोस्ट जो है ये
3 मेंबर्स बेंच जो है यही बेंच चला रहा है एक्चुअली। तो और वो फैसला जो है वो जो पॉलिटिकली पीएमएलएन से रिलेट हो उसमें यही बेंच होता है और फैसला भी पहले ही मालूम होता है कि ये फैसला होगा। तो काजी फ़ायज़ ईसा के आने से आपके ख्याल में इसमें तब्दीली आएगी? मेरा ख्याल है कि काजी फ़ायज़ ईसा के आने से तब्दीली इसलिए आएगी कि वो मेरिट पे फैसला करने वाले जज हैं। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने ख़ुद एक केस के अंदर बेंचों की तश्कील के हवाले से और आपने वो जो कानून साजी की थी उस हवाले से कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं। तो अगर एज़ चीफ जस्टिस उनको वो इम्प्लीमेंट करें तो फिर तो बेंचों की तश्कील के ऊपर आपका जो नया कानून है वो तो सारा कुछ खुद ब खुद लागू हो जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट से उसका स्ट्राइक डाउन होने का खदशा नहीं रहेगा। जी बिल्कुल नहीं रहेगा। और दूसरी बात ये है कि उसमें कोई किसी इख्तियार को जो है वो कम तो नहीं किया गया, रेगुलेट ही किया गया है ना। ये तो नहीं हमने कहा कि जनाब चीफ जस्टिस के साथ लॉ मिनिस्टर बैठेगा या इंटीरियर मिनिस्टर या कोई अटॉर्नी जनरल जो है वो बैठेगा और बेंचों की तश्कील देगा, उसके साथ ही 2 सीनियर तरीन जजेस ही हैं ना। तो इसमें उसको स्ट्राइक डाउन करने या उसको स्टे करने की कोई वजह तो नज़र नहीं आती। सर बाज़ चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग होंगी। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने जो फैज़ाबाद धरने के ऊपर ऑर्डर दिया हुआ है उस वक्त के डीजीसी जनरल फैज़ हमीद का उसके अंदर तज़किरा मौजूद है। अगर एज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस केस को वो टेकअप करना चाहते हैं बनेगा क्या हैं फैज़ हमीद के ऊपर एक्शंस इनिशिएट दोबारा होने का इम्कान मौजूद है? देखिए जी, अगर वो करना चाहें तो बिल्कुल वो कर सकते हैं। केस अभी है सुप्रीम कोर्ट के साथ जी, द केस इज़ देयर। तो ये अभी एक लटकती हुई तलवार मौजूद है जो किसी वक्त भी किसी के सर पे चल सकती है। नहीं, मैं नहीं समझता कि अगर किसी बंदे ने कोई ऐसा किया है जिसकी रिपरकशंस हैं और जिनके ऊपर बात हो सकती है, होनी चाहिए, तो उसके ऊपर मैं नहीं समझता कि ये कोई तलवार लटकाने वाली बात है। सर बहुत सारी तलवारें हैं इस वक्त हमारी सियासत में। 9 मई बज़ाते खुद एक बहुत बड़ी तलवार है जो बहुत सारे लोगों के सर के ऊपर लटक रही है। एक ज़माने में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को इमरान खान के मतलब केस सुनने से रोक दिया था। 9 मई के जो मुकदमात हैं वो या इमरान खान या तहरीक इंसाफ के लोगों के इर्द गिर्द घूमते हैं, उनका क्या बनेगा? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि काजी फ़ायज़ ईसा का जो रिकॉर्ड है, जिस तरह से उन्होंने सारी ज़िंदगी एज़ जज उन्होंने काम किया है, मेरा नहीं ख्याल कि वो भले इमरान खान का केस हो या किसी और का भी केस हो, इवन वो जनरल फैज़ हमीद साहब का केस क्यों ना हो, कि उसमें वो नाइंसाफ़ी से काम लेंगे और मेरिट से जो है वो हट जाएंगे। लेकिन जो रेफरेंस उनके ख़िलाफ़ आया था वो सबको मालूम है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की माँ के ऊपर उस वक्त प्रेसिडेंट साहब ने फ़ाइल किया था, इसमें कोई भाम नहीं है। तो अगर वो चीज़ें उनको मालूम है एज जज, तो एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग उनके पता होगा कि किसने क्या काम किया हुआ है उनका रास्ता काटने के लिए। जब भी वो केस टेकअप करेंगे तो एक नई सिचुएशन तो हमारे पास है। देखिए, जज का इम्तिहान तो फिर यही होता है ना। एक जज जो है तो आम नॉर्मल हालात में तो इंसाफ उसके लिए कोई ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन ऐसी सूरत हाल में अगर वो इंसाफ करता है, ऐसी सूरत हाल में वो अगर वो मेरिट के ऊपर जाता है, तो यही तो फिर जजशिप है। सर एक और जिसका कभी इम्कान मुझे लगता है, वैसे तो जस्टिस जवाद ख्वाजा ने वो पिटीशन फाइल की सिविलियंस के मुकदमात फ़ौजी अदालतों में। मेरा नहीं ख्याल है कि काजी फ़ायज़ ईसा की अगर आप माजी उठा के देखें कहीं पर उस चीज़ को जस्टिफाई करेंगे कि सिविलियंस के मुकदमात फ़ौजी अदालतों में चलने नहीं। तो सिविलियन के मुकदमात फ़ौजी अदालतों में बिल्कुल नहीं चलने चाहिए। नहीं चलने चाहिए 9 मई के वाक़यात के बाद भी नहीं। 9 मई के वाक़यात जो हैं वो उसमें सिविलियन के मुकदमात फ़ौजी अदालतों में चलने वाला मामला ही नहीं है। अब एक सिविलियन जो है वो अगर फ़ौजी जुरिस्डिक्शन में दाखिल हो जाएगा और वहाँ पे जो है वो आर्मी एक्ट 1952 जो है वो ऑपरेटिव है, तो उसके तहत ही मुकदमा चलेगा ना। फिर उसको कोई ला के जो है वो, ये ऐसा तो नहीं है कि जी बार रोड पे ऊपर एहतजाज हुआ है और मुकदमा जो है वो मिलिट्री कोर्ट में चला गया। अब एक मिलिट्री का प्रोहिबिटेड एरिया है, उस एरिया में जो है वो दिफाई तनसीबात हैं, अगर उनको किसी ने जाके डैमेज किया है, उनको उठा के ले गया, उनको आग लगा दी है, उनकी रिकवरी होनी है, उनके ऊपर जो है वो ट्रायल होना है, तो वो क्या फिर जो है वो ट्रैफिक लॉ के तहत जो है वो चलेगा। यानी मिलिट्री एक्ट जो है 1952 अगर वो है, या तो ये है ना कि वो कोई अब नई कोई चीज़ क्रिएट की जा रही है। इफ़ लॉ इज़ देयर तो उस लॉ का कोई ना कोई जुरिस्डिक्शन एरिया है ना, तो उस एरिया में जो दाखिल होगा उसके तहत ही ट्रायल होगा ना। और इससे पहले सैकड़ों लोग हो रहे हैं, हर साल हो रहे हैं। इनके 3.5 साल में जो अब शोर मचा रहे हैं, सैकड़ों लोग जो है वो ट्रायल हुए, उनको सज़ाएं हुई हैं।
जिन लोगों ने को बॉर्डर क्रॉस किया या कोई अदरवाइज इंफॉर्मेशन जो है वो उन्होंने पास ऑन की जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, तो उनके खिलाफ मिलिट्री को यानी मिलिट्री एक्ट 1952 के तहत ही मुकदमा चले और मिलिट्री कोर्ट्स में चले हैं। सर, जिन तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल लोगों को आपने MNAs या MPAs को पकड़ा हुआ है, तो क्या उनके मुकदमात अब आप फौजी अदालतों में चलाएंगे? नहीं, तो क्या MNA MPAs को इस बात का जो है वो इख्तियार हासिल हो जाता है कि वो आपके दिफाई तनसीबात को नुकसान पहुँचाएँ, वहाँ पे जाके मुदाखलत करें, वहाँ पे हमलावर हो जाएं, शोहदा की जो है वो जो उनकी यादगारें हैं उनको जाके ह्यूमिलिएट करें, उनके ऊपर जाके डंडे बरसाएं, उनको आग लगाएं। तो क्या ये उनके लिए ये MP MNA या अगर कोई आदमी पॉलिटिकल वर्कर है तो उसको पॉलिटिकल वर्कर होने की बुनियाद के ऊपर वो उसे खुली आज़ादी है कि वो जो भी करेगा तो उसको जो है वो इस बात की आड़ में कि वो क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर है तो उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाए। जो तो निशाने हैदर हमारे हैं, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, उनके जाके जो भी उनके लिए बनाई गई थी यादगार, उसके ऊपर किसी ने बद तहजीबी का मुजाहरा किया, वो तो काबिल कबूल है ही नहीं, कोई कह ही नहीं सकता कि काबिल कबूल है। मेरा सवाल है, शहरियार अफरीदी क्या फ़ौजी अदालत में जाएगा? क्या अली मोहम्मद खान फ़ौजी अदालत में जाएगा? क्या तो वो खदीजा शाह फ़ौजी अदालत में जाएगी? तो क्या ये GHQ के ऊपर हम हमला करने में ये मुलव्वस हैं या नहीं है? ये तो आप अगर हैं तो जाना चाहिए, ये तो आप अगर नहीं है तो नहीं जाना चाहिए। आपके ख्याल में जी, जो एविडेंस या इन्वेस्टिगेशन मेरी इंफॉर्मेशन में है उसके हिसाब से तुझे बिल्कुल शामिल है। तो फिर तो ये फौजी अदालतों में जाएंगे? तो बिल्कुल, जब इन्होंने वायलेशन की है और दैट वायलेशन कम्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ आर्मी एक्ट 1952 तो वहीं पे जाएगा ना। खदीजा शाह और कुछ खवातीन भी गिरफ्तार हैं, उनका क्या? खदीजा शाह उनसे वो खुद बता दें कि क्या वो आर्मी हाउस में दाखिल हुई या नहीं हुई, वहाँ पे लूट मार उनके सामने हुई, आग लगाई गई, हर चीज़ में वो शामिल थी। फिर उसके बाद देखें, एक इस रैंक के आर्मी ऑफिसर का घर जो है वो सिर्फ उसकी रहायशगाह नहीं होता, उसका कैंप ऑफिस भी होता है। और कैंप ऑफिस जो है उसमें वो तमाम हसास दिफाई तनसीबात होती हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर अगर रात 2 बजे भी मुल्क के दिफा से मुतल्लिका कोई ज़रूरत महसूस हो तो वो आदमी फ्राम देयर एंड देन जो है वो इन ऑपरेशन जो है वो आ सके। तो ये खबर वहाँ पे ये लोग जाके दाखिल हुए हैं, इन्होंने वहाँ पे जाके तोड़ फोड़ की है, वहाँ पे जाके उनको उन हसास मालूमात को या वहाँ पे जो ऑपरेटर्स पड़ा था उसको जलाया, उठा के ले गए। तो इन खवातीन के मुकदमात भी फौजी अदालतों में जाएंगे? जी बिल्कुल जाने चाहिए। राना साहब, ये दुनिया में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्यों दुनिया में क्यों एक्सेप्टेबल नहीं होगा जी? आपके पास एंटी टेररिज्म एक्ट है, आप उसके नीचे एंटी टेररिज्म एक्ट नहीं, एंटी टेररिज्म एक्ट जो है, अगर एंटी टेररिज्म एक्ट है तो क्या आर्मी एक्ट नहीं है? तो इसको फिर कलअदम करार दे देना। क्या इमरान खान ये आर्मी एक्ट 1952 को कलअदम करार दे दिया जाए कि ये लॉ जो है ये ऑपरेटिव नहीं है। बाकी दुनिया में कोई जाके कोई अमेरिका में या इंग्लैंड में या किसी भी यूरोपीय मुल्क में कोई इस किस्म की हरकत करके देखे ना, तो फिर उसके बाद देखे कि उनका क्या रिएक्शन होता है। क्या इमरान खान वो कितने गुआंतानामो बे बनाते हैं वो इमरान खान के ऊपर जो इल्ज़ाम हैं, क्या इमरान खान का मुकदमा भी आप फौजी अदालत में? तो क्या इमरान खान ने जो है ये सारी जो ये सरकशी हुई है जो दिफाई तनसीबात और दिफाई अदारे के ऊपर, अब देखें ना, ये एक स्टेट हमला है। ये लोग बाकायदा मनसूबा बंदी करके बैठे थे कि जी ये चीज़ हमारी रेड लाइन है, अगर रेड लाइन क्रॉस की जाएगी तो हम फिर इस लाइन को जो है वो क्रॉस करेंगे। तो क्या ये सीधे नहीं गए? सीधे गए हैं और उस अदारे के ऊपर जो है वो जाके, जो कि पाकिस्तान के दिफा का ज़िम्मेदार है, उसके ऊपर जाके ये हमलावर हो। इमरान तो उस दिन गिरफ्तार था, इमरान को आप कैसे लेके? इमरान ने ये सारी मनसूबाबंदी की है। इमरान की ज़ात को अगर माइनस कर दें तो ये कुछ भी ना होता। आपके पास एविडेंस है? जी बिल्कुल एविडेंस। तो फिर इमरान का मुकदमा फौजी अदालत में जाएगा? इमरान का मुकदमा फौजी अदालत में नहीं जाएगा। वो जिसने इस हमले की, इस सरकशी की, इस बगावत की, दिफाई तनसीबात के ऊपर हमले की, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की मनसूबाबंदी की है, लोगों को तैयार किया है, लोगों के ज़हनों में नफ़रत जो है वो इंजेक्ट की है, लोगों की रगों में बरूद भरा है। जिसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, इस मुल्क की सियासत का बेड़ा गर्क किया, जिसने इस मुल्क में सियासी रवादारी का जो है वो जनाजा निकाल दिया है,
उसके ऊपर चलेगा। वो शख्स इमरान खान कह रहे हैं, वो एक ही आदमी है, तो इमरान खान है। तो इमरान खान का मुकदमा फिर फौजी अदालतों में तो बिल्कुल चलेगा, जो उसने किया है उसके मुताबिक ही चलेगा। सर बैनुल-अक़वामी सतह पर ना सियासी लोगों के, औरतों के, नौजवानों के केसेस अगर आप फौजी अदालतों में लेके जाएंगे तो आपको शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। तो इट मीन्स के सियासी लोग जो हैं, क्योंकि सियासी लोग हैं इसलिए जो भी वो जुर्म करें वो इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चल रहा है क्योंकि वो सियासी लोग हैं। इस किस्म का ला तो पूरी दुनिया में जो है वो कहीं पे नहीं है। आफिया सिद्दीकी के ऊपर तो कोई जो है वो वावेला नहीं हुआ यूरोप में या बाकी मुल्कों में। एक डिक्टेटर ने पकड़ के तो दे दिया, अदरवाइज कोई अपनी खातून नहीं, किसी अपनी लड़की को पकड़ के इस तरह दुश्मन के हवाले ना करता। ठीक है, ये हो गया, ये सारी दुनिया को पता है ना। वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें किसी ने पकड़ के दिया था। वो तो उसकी गिरफ्तारी जो है वो अफगानिस्तान से डाल रहे हैं। वो तो वहाँ पे कह रहे हैं कि यानी उसके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि वो हमारे एक फ़ौजी के ऊपर हमला आवर हुई, फ़ौजी के ऊपर हमला आवर होने की बुनियाद के ऊपर उसको 86 साल कैद हुई है। तो सर आप और जिन हालात में उनको रखा हुआ है और जिन हालात में रखा हुआ है उनको, उसके बाद वो लोग हमें ये जो है ये ह्यूमन राइट्स को पाकिस्तान लाने के लिए तो आफिया सिद्दीकी को आप कुछ कर सकते हैं, वो तो आपको करना चाहिए। देखिए जी, वो हम जो कर सकते हैं वो तो हम कर रहे हैं, और इसके ऊपर जो उनका रिस्पॉन्स है, आप मुझे बताएं कि जब उनकी अब ये बहन उनकी जो है वो डॉक्टर फौजिया वो जब उनसे मिली हैं और वहाँ पे जो यानी सिर्फ फौजिया सिद्दीकी साहिबा ने नहीं बताया, बाद में उनके साथ जो वकला थे उन्होंने भी बताया उनको किन हालात में रखा गया, क्या उसकी जो है वो हालत है, किस तरह से जो है मुलाकात कराएगी। आप मुझे बताएं कि वो जो इतने लंबे लंबे जो है वो पर्चे लिख के भेजते हैं, गैर इंसानी रवैया और दस्तखत कर करके भेजते हैं, उन्होंने किसी ने इसके ऊपर जो है वो कोई एक लफ्ज़ भी कहा है? क्या ये इम्कान मौजूद है या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अपनी कैद जो है वो पाकिस्तानी के सिस्टम के तहत यहाँ किसी जेल में गुजार लें? ये मुमकिन होना चाहिए। आपने अप्रोच किया यूएस? जी, इस बारे में जो है वो अप्रोच किया जा रहा है, इससे पहले भी किया गया है, बल्कि स्टेट टू स्टेट लेवल, हाईएस्ट लेवल पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अप्रोच किया। हाईएस्ट लेवल के ऊपर जो है ये चीज़ एक बार नहीं मुतअद्दिद बार जो है वो की गई, और इसमें मैं पेशरफ्त होने का इम्कान है। इसमें पेशरफ्त होने का इम्कान, आगे से उनका जवाब ये है कि जी ये तो हमारा जो है ये हमारा लॉ है, हमारा आइन है, हमारा एक सिस्टम है, और ये हमारी जो है वो फोर्स के ऊपर हमला है, तो इसके लिए हम इसके ऊपर जो है वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। यानी अपना उनके लिए स्टैंडर्ड ये है, अपना अगर उनको इस किस्म का मामला हो तो वो गुआंतानामो बे बना देते हैं, और दूसरे जो है वो दूसरों को वो सबक देते हैं कि जी आप ये भी ना करें और वो भी ना करें। सर अमेरिका की जब फ़ौज अफ़गानिस्तान में मौजूद थी तो उनके 2 जनरल्स, एक उनकी बेस के ऊपर अटैक हो गया था, उन्होंने 2 जनरल सैक कर दिए थे। स्टैनले मैक्रिस्टल, उसने अमेरिकी सदर की पॉलिसी को एक इंटरव्यू के अंदर क्रिटिसाइज़ कर दिया था। उन्होंने पूरी अरूज के ऊपर जंग थी, स्टैनले मैक्रिस्टल को फारिग कर दिया था। क्या 9 मई के अंदर कोई रिटायर्ड, कोई हाजिर सर्विस, उनके ऊपर सजा जज़ा का अमल होगा कि नहीं होगा? देखिए, इसमें किसी हद तक मैं इन चीज़ों से आगाह हूँ, लेकिन मेरी पोजीशन ऐसी है कि मैं इसके ऊपर जो है वो बात जो है वो यानी एक बता दें, ऑन रिकॉर्ड ना लाई जाए। कहा जाता है कि कुछ रिटायर्ड लोगों के ऊपर तहकीकात जारी है, और 2 या 4 कहा जाता है कि सीनियर अफसर हैं हाजिर सर्विस जिनके ऊपर तहकीकात जारी है। देखिए, इसमें ये है कि आर्मी का ये एक तरीक़ाकार है, ये एक रवायत है कि वहाँ पे डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के ऊपर माफ़ी तो किसी को होती नहीं है जी, सज़ा भी सख्त से सख्त होती है, लेकिन इस सारे अमल को जो है वो पब्लिक नहीं किया जाता। ठीक है, लेकिन क्या तहकीकात हो रही हैं? जी, तहकीकात हो रही है। और कब तक वो अपने कंक्लूड करेंगी, मंतकी अंजाम तक कब तक पहुँचेंगी? मेरा तो ख्याल है कि किसी हद तक मंतकी अंजाम तक पहुँचा जा चुका है, बाकी को जो चीज़ रहती है उसमें जाएगा, लेकिन शायद इसको पब्लिक ना किया जाए। आमतौर पर ISPR एक ब्रीफ सी स्टेटमेंट जारी करता होता है, 2 लाइनों की, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं जारी करते, खामोशी इख्तियार करते हैं। बहुत कम। राना साहब, ये गुफ्तगू जारी रहेगी, एक ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। राना साहब, नवाज शरीफ की वापसी जी इंशाअल्लाह ताला जिस दिन इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ होगा, इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ उस वक्त होता है जब कैंडिडेट्स को निशान वगैरह अलाट हो जाते हैं और फिर काम सीधा होकर आगे चलता है, या उन दिनों में जब ये पार्लिमानी बोर्ड ने फ़ैसले करने होते हैं,
तो उस वक्त इंशाअल्लाह ताला वो तशरीफ़ लेंगे। बाज़ आपकी पार्टी के लोगों से मैं राय सुनता हूँ कि 14 अगस्त के आगे पीछे नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान में होना चाहिए, क्या ये बात सही है? नहीं, देखें, राय तो सभी की हो सकती है। राय तो ये भी थी कि लोग पिछले साल दिसंबर में भी ये कह रहे थे कि आ रहे हैं, उससे पहले जनवरी फरवरी 2022 में भी लोगों ने जो है वो डेट्स दी थी। लेकिन मेरा जो है वो शुरू से ये स्टांस रहा है कि पार्टी रिक्वेस्ट कर सकती है, पार्टी अपने कायद को जो है वो कोई हुक्म जारी नहीं कर सकती। रिक्वेस्ट हमने उनसे की हुई है कि नेक्स्ट इलेक्शन, ये कोई अभी नहीं, ये इससे पहले भी जब ये यानी इमरान खान अपने गैर आइनी और गैर कानूनी हथकंडों के ज़रिए से इलेक्शन जल्दी करवाना चाहता था, तो उस वक्त भी अगर कोई सूरत नज़र आ रही थी कि इलेक्शन हो सकता है, तो उस वक्त से ही हमारी ये उनसे रिक्वेस्ट थी पार्टी की कि इस इलेक्शन में हमें आपकी ज़रूरत है, आप अगर आके पार्टी को लीड करेंगे तो पार्टी बेहतर रिजल्ट्स जो है वो देगी। तो उन्होंने ये उस वक्त से ही एक्सेप्ट किया हुआ है और उन्होंने कहा हुआ है कि मैं इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आऊँगा। सर 12 अगस्त आपका लास्ट डे इन ऑफिस है? 13 है। चलो 13 अगस्त कर लें, 8 रोज़ के अंदर इंतखाबात हैं जी। तो आइडियली आपको कैंपेन अगर लॉन्च करनी है तो नवाज़ शरीफ को 13 अगस्त के बाद किसी भी वक्त पाकिस्तान आ जाना चाहिए। हाँ, ये तो अब इलेक्शन डेट के शेड्यूल के ऊपर मुनसर है। 60 रोज़ ही, अगर आप पहले ना तोड़ें तो 90 रोज़ हो जाएगा, नहीं तो 60 रोज़ ही। 60 रोज़, और उसमें कोई 45 डेज़ का होता है इलेक्शन कैंपेन का टाइम। तो 7-8 अक्टूबर ही बनेगी, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर ही बनेगा, 30 सितंबर हो जाएगी या पहला हफ्ता हो जाएगा। इससे आगे तो आप जा नहीं सकते। आइन शिकनी करें तो जा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल आइन शिकनी ना हमने किया, ना हम करेंगे इंशाल्लाह। नहीं करेंगे तो फिर वो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर डेडलाइन है, तो नवाज शरीफ को आइडियली अगस्त के एंड में या सितंबर के शुरू में पाकिस्तान होना चाहिए, तभी आप कैंपेन लॉन्च करेंगे। जो आपने नया कानून साजी की है सेनेट ने, जिसकी वो नाहली की मुद्दत को 5 साल कर दिया, उसका नवाज शरीफ की ज़ात के ऊपर क्या असर होगा? देखें, इसमें एक कानून के तालिब इल्म होने के नाते मियाँ नवाज शरीफ को जो सज़ा हुई है गलत हुई है, और मैं समझता हूँ कि वो अदालत उज़्मा के इंसाफ के ऊपर जो है वो एक स्याह दब्बा है। और उस वक्त वो जो थे अपना यानी बाबा रहमत साहब, उन्होंने ये इन सारी चीज़ों को मैनेज किया। ये सारी चीज़ें अब खुल के सामने आ गई हैं और उन्हें जो है ये जो लाइफ के लिए जो है उन्हें नाअहल किया गया, ये कानून जो है वो बुनियादी तौर पे ही गलत है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वजाहत या इसकी तशरीह की थी, दैट वाज नॉट करेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। लेकिन अब ये है कि उन्होंने आइन की एक शिक की जो है वो तशरीह की है, लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन। मेरा एक कानून के तालिब इल्म होने के नाते मेरी ये राय है कि शायद ये मामला जो है ये आइन में अमेंडमेंट का तकाजा करता है। ये खाली लॉ से नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म नहीं होती। मेरी ये एक राय है, एक कानून के सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्मनामा है वो बुनियादी तौर पर कानून बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन की एक शिक की तशरीह करते हुए ये कह दिया कि जी इससे मुराद ये है। अब अगर इससे ये मुराद नहीं है तो ये बात जो है ये आइन में दर्ज होनी चाहिए। एक बात इससे तय, आप दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो लीगल माइंड्स हैं उनकी यही राय है जो आपने दी है। यहाँ फिर एक चीज़ और सवाल उससे भी बड़ा उठता है कि आइंदा इंतखाबात में नवाज शरीफ एटलीस्ट आपकी वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं हो सकते। नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन में इंतखाबात में जाएंगे तो आगे जाएंगे। तो इसमें रिव्यू का अब जो है वो ऑप्शन आ गया है, इसके अलावा अपील का ऑप्शन आ गया है। तो इसमें 184(3) में जो है वो रिव्यू भी है, अपील भी है, वो केस भी टेकअप हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये मामला जो है ये मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा सच कोई इतना ज़्यादा नहीं है इसके ऊपर। नहीं, ये संजीदा मामला। एक फैसला जो है वो विद इन 1 वीक इसकी समाप्त हो तो ये मामला सेटल हो सकता है। सर 1 वीक में ये केस आपके खिलाफ भी जा सकता है। उमर अता बंदयाल साहब ने केस लगाया होगा, अगर वो आपके लॉ को स्ट्राइक डाउन कर देते हैं तो यू हैव नो केस। फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ ही जाना है, जिसके लिए आपको नई असेंबली चाहिए। अमेंडमेंट हो सकता है, वो नई असेंबली कर सकती है, अभी आप नहीं कर सकते। हाँ, तो नई असेंबली कर सकती है। तो नई असेंबली में नवाज शरीफ तो नहीं होंगे। 2008 में क्या हुआ था?
सर 2008 में मियां नवाज शरीफ साहब भी नाहिल थे और मियां शहबाज शरीफ साहब भी नाहिल थे जी। और उसके बाद जब असम्बली आई तो उसके बाद जो है वो अहल ठहरे और आपके इल्म ही होगा कि फिर दोबारा जो है वो मियां शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर बने सर। एक वो और भी मामला था ना जी, प्लेन हाईजैकिंग केस वाला मामला भी था, वो अटका हुआ था, 9 साल अपील नहीं थी लगी हुई। वो तो काजी फैजी साहब ने आई थिंक उस केस को सुना भी था जिसमें वो अपील नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि काजी फैजी साहब उस बेंच में शामिल थे, शायद नहीं होंगे, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ उसको। लेकिन उस केस ने काफ़ी नवाज शरीफ की बहाली, कानूनी रास्ते को खोलने में मदद की थी। तो अभी वाला मामला आईनी तरमीम का है। नवाज शरीफ ना इलेक्शन में जा सकेंगे, कौमी असम्बली के कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2008 में दोनों मियां साहबान जो दोनों पार्टी के लीडर हैं, दोनों जो है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे थे, अभी भी नहीं ले सकेंगे नवाज शरीफ। चलें कोई ऐसी बात तो आपकी वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार कौन होंगे? वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार मेरे उम्मीदवार तो मियां नवाज शरीफ ही होंगे। नहीं हो नहीं सकते ना, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। बाकी मामला ये है कि अगर कुछ इंटरम पीरियड बीच में आता है तो मियां नवाज शरीफ साहब जिसको भी कहेंगे उसे जो है वो उस इंटरम पीरियड के लिए, क्योंकि अगर ये हालात इसी तरह से यानी मुस्तकबिल का इल्म तो अल्लाह ताला की ज़ात को है, लेकिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये एक ऐसा मौका होगा कि एक आदमी को ये मौका मिल रहा होगा कि वो इस मुल्क का चौथी मरतबा जो है वो वज़ीर आज़म बने। तो ये एक ऐसा रिकॉर्ड होगा कि ये फिर बार बार ऐसे मौके आते नहीं हैं। सर चौथी दफ़ा से ज़्यादा तारीखी तौर पे अगर ये मौका आ रहा हो तो उसे कैप्चर करना चाहिए। सर चौथी दफ़ा की वज़ारत उज़्मा से ज़्यादा ये मैटर करता है कि वो पाकिस्तानी सियासत में, जमहूरियत में, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कंट्रीब्यूट करते हैं। जो फ़ौज की मुदाखलत है या फ़ौज के ज़रिए इक़्तिदार में आना या फ़ौज की मुदाखलत से इक़्तिदार में जाना, इसका रास्ता रोकने में नवाज शरीफ को किरदार अदा करना चाहिए। देखिए, फ़ौज की मुदाखलत या गैर जमहूरी क़ुव्वतों की मुदाखलत के लिए जितना सफ़र मियां नवाज शरीफ ने किया है, जितना जद्दोजहद उन्होंने की है, जितना नुकसान उन्होंने उठाया है, मैं नहीं समझता कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद जो है उसको किसी को जो है वो उनसे जो है वो कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन जो सूरत हाल ख़राब हुई है या होने जा रही है उसका ज़िम्मेदार भी इमरान खान है। ये वो बदबख्त है कि इसने इस मुल्क की सियासत और इस कौम का बटा बटा दिया इसने। यही ज़िम्मेदार है, हर चीज़ का ज़िम्मेदार ये है। उसकी वजह आप देखें कि आपकी सियासत में एक ऐसा आदमी दाखिल हो जाए जो ये कहे कि ये मेरे जो अपोनेंट सियासतदान है मैं तो उनको छोड़ूंगा नहीं, मैं तो इनके साथ बात करने से पहले बेहतर है कि मैं मर जाऊं, ये सारे चोर हैं, ये डाकू हैं, ये गद्दार हैं, इनको मैंने किसी कीमत के ऊपर जो है वो इस मुल्क की जो है वो सियासत में नहीं आने देना। जो ये कहे कि इस मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला है वो अपोजिशन है, ना इकॉनमी है ना कोई और चीज़ है। आप मुझे बताएं कि जब इस किस्म का कोई फितना, कोई शर जो है वो किसी मुल्क की सियासत में दाखिल हो जाएगा तो फिर हमारे हालात क्या होंगे? सर मेरा आपसे एक इख्तलाफ है। आप जिस इमरान को सारे मसाइल एक शख्स को कहते हैं ज़िम्मेदार है, मेरा ख्याल में पूरी इस्टेब्लिशमेंट जिसने 2011 से इस मॉडल को परवान चढ़ाया था वो सारी इस्टेब्लिशमेंट वो भी ज़िम्मेदार। आपको वो नहीं, देखें वो ज़िम्मेदार तो है, लेकिन उन्होंने इसको परवान इस काम के लिए तो नहीं चढ़ाया। इसी के लिए सर बयानिया पूरा डेवलप किया गया था। देखिए IGI का मॉडल क्या था, आप खुद क्योंकि नवाज शरीफ उसका हिस्सा थे, बेनज़ीर को औरत की हुक्मरानी के ऊपर फतवे जारी किए जाते थे, वो मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जाता था। 77 की तहरीक भी तो थी ना। तो सर ये 90 को माइनस नहीं कर सकते। 77 की तहरीक ने बड़ी वाज़ेह डिवीजन कर दी थी, एक यानी टूवर्ड्स राइट, एक टूवर्ड्स लेफ्ट, भुट्टो एंटी भुट्टो। अब वो कुव्वतें जो है वो बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है उनको लीड किया जो है वो मियां नवाज शरीफ ने। अब मामला ये है कि ये दोनों कुव्वतें जो है वो 90 की दहाई में जो है वो बरसरे पैकार रही, आपस में जो है वो दस्तों गिरबान रही। जब इन कुव्वतों ने ये सबक हासिल किया कि इससे मुल्क का भी नुकसान है, सियासत का भी नुकसान है, और उन्होंने जो है वो बैठ के मामलात को तय किया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, तो ये तीसरा जो है वो निकाल लिया गया। खुद से नहीं आया सर, इसको उसी सोच को मुकाबले के लिए, क्योंकि आप लोगों ने COD किया था तो एक बैलेंसिंग फैक्टर में उन्होंने तीसरी कुव्वत खड़ी की। लेकिन मामला ये है कि ये बंदा जो है ज़हनी तौर पे यानी
इस किस्म का शर और फितना होगा, मेरा नहीं ख्याल कि किसी को इसके बारे में कोई अंदाज़ा था। जिन्होंने वो थी ना 5th जनरेशन वॉरफेयर के, वो सारे दिन लेक्चर्स दिया करते थे, वो 5th जनरेशन फौज के खिलाफ ही हो गई है। यही हो गया ना जी सारे 9 मई के बाद, और बल्कि कहना चाहिए 9 अप्रैल 2022 के बाद वो फौज के खिलाफ ही सारी वो 5th जनरेशन वॉरफेयर लड़ी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो जिन लोगों ने वो वॉरियर्स तैयार किए थे उनको भी पूछना चाहिए भाई कि वो किस सोच के तहत आपने तैयार किए थे। बिल्कुल वो लोग जो है वो मौजूद हैं वो लोग मौजूद हैं। सिस्टम को पूछना चाहिए, किसी ने एस्टैब्लिशमेंट को खुद अपने अंदर वो सोल सर्चिंग करनी चाहिए कि क्या मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त की जो अस्करी क़यादत है उसे इस चीज़ की रियलाइजेशन है, उन्हें ये एहसास है कि उनसे पहले लोगों ने जो है वो इस मामले में जो है वो उन्होंने जो है वो गलत किया, और वो गलती जो है वो मुल्क को बड़ी महंगी पड़ी है। राना साहब ये गुफ्तगू जारी रहेगी, एक ब्रेक ले लीजिए, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। राना साहब, जनरल आसिम मुनीर के ऊपर इस माजी के किए का बोझ नहीं है, लेकिन जनरल आसिम मुनीर कुछ कामों में पाकिस्तान की फलाह का रास्ता खोल सकता है। एक आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दे, और एक फ़ौज की ये जो बाप पार्टी बनाने का क्याम, एक काफिली क्रिएट करने का फैसला, इन चीज़ों से फ़ौज को एज ए पॉलिसी डिसीजन लेते हुए फ़ौज को दूर कर दें। फ़ौज का बहुत खिदमत कर जाएंगे, पाकिस्तान की भी खिदमत कर जाएंगे। मेरा ख्याल है कि एक काम तो वो कर रहे हैं, और दूसरा जो एक्सटेंशन को ख़त्म करने वाली बात है, ये काम उनके ज़ुम्मे तो खैर नहीं आता, ये काम तो पार्लियामेंट ने करना है, उनकी कॉन्सेंट के बगैर आप लोग कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये बात दुरुस्त है कि इसमें आर्मी की कंसल्टेशन और कंसेंट को जो है वो ज़रूरी होगी। तो मेरा ख्याल है कि ये अब नेक्स्ट पार्लियामेंट के ऊपर ही बात है, और जो मेरी उनकी ज़ात के हवाले से जो मेरी असेसमेंट है कि जिस तरह के वो इंसान है और जिस तरह की उनमें सोच मौजूद है, मेरा नहीं ख्याल कि अगर पार्लियामेंट इस बारे में जो है वो कंसल्ट करेगी तो वो इसका मनफी में जवाब देंगे। पीपल्स पार्टी ने कुछ पैंतरा बदला है, कुछ बयानात से लगता ही है कि वो यकीनन ये चाहेंगे इलेक्शंस में जाते हुए कि बोझ सारा शहबाज शरीफ और इसहाक डार के ऊपर पड़े, इकॉनमी का या मईशत का। इलेक्शन में जाएं तो वो क्लीन स्लेट के जाएंगे, ये वज़ीर आज़म ये वज़ीर ख़ज़ाना हमें तो पता ही नहीं। लेकिन ये ऐसा हो नहीं सकता। कर तो रहे हैं ना वो। नहीं, वो कर भी जो रहे हैं उससे भी नहीं हो सकेगा, करेंगे तो बल्कि इससे वो ज़्यादा ख़राब होंगे। वो कैसे सर? साउथ पंजाब में वो खेलेंगे इसके ऊपर? नहीं, तो साउथ पंजाब में वो जितना खेल रहे हैं हमारे सामने ही है ना। हमें भी एक एक सीट का एक एक बंदे का जो है वो पता है, तो कोई ऐसा खास को खेल हो नहीं रहा। सर वो 15 से 20 सीटों के उम्मीदवार हैं, इससे ज़्यादा उन्होंने 100 सीटें नहीं पंजाब से जीतनी। अगर 15 से 20 सीटें आपकी वो साउथ पंजाब वाली साइड से बेल्ट से तोड़ लेते हैं तो आपको हिट पड़ेगी, क्योंकि पंजाब इस दफ़ा अकेला ना नून का ना PTI का, पंजाब में अब स्प्लिट हो गई है। आज़ाद भी जीतेंगे। नहीं, इंशाअल्लाह ताला। देखें, अब मैं इस बारे में पूरी बात इसलिए नहीं करूँगा कि ये हमारे स्टेक्स हैं और इसको हम इस तरह से अपना जो है वो अपनी स्ट्रेटजी को ओपन नहीं कर सकते। पंजाब की सीटें जो है वो 146 हैं जी, 146, और इलेक्शन में जो पार्टी 100+ सीटें जीती है ना, वो फिर हुकूमत बनाती है। ये पिछला, तो आपके ख्याल में 100 जीतने की पोजीशन में कोई जमात है? प्लस की पोजीशन में हम हैं। आप PMLN के प्रेसिडेंट हैं, आपने तो कहना है मैं 150 जीतूंगा, लेकिन नहीं, मैं 150 नहीं कहता, लेकिन मामला ये है कि हम 100+ सीटें इंशाल्लाह पंजाब से जीतें। सर पंजाब में PTI तगड़ी खड़ी है टूट फूट के बावजूद। नहीं, कोई तो इमरान इलेक्शन में जाता है एज पार्टी हेड तो PTI सीटें जीतेगी। इस्तेहकाम पार्टी वाले सीटें पंजाब से आपकी ग्रुप तोड़ेगा, इंडिपेंडेंट जीतेंगे। इस्तेहकाम पार्टी कोई हमारी जो है वो सीट नहीं तोड़ेगी, किसी जगह पे भी जो है वो इस पोजीशन में नहीं होगी कि हम जीत रहे हैं तो वो हमें जो है वो हरवा सके। PTI जो है ये 2013 वाला जो है वो इलेक्शन लड़ेगी और वो रिज़ल्ट जो है मुरतब करेगी। 25 से 30 सीटें कौमी की। PMLN जो है, PMLN का वोट या मियाँ नवाज शरीफ का वोट जो है वो पूरी तरह से मजबूत भी है और अपनी जगह पे मौजूद है, खड़ा है। जो हमारा अपोजिट वोट है वो पहले कभी पीपल्स था, उसके बाद फिर वो PTI प्लस पीपल्स पार्टी हो गया, अब वो 3-4 जगह पे तकसीम होगा। इस्तेहकाम पार्टी में भी जाएगा, PTI अगर खड़ी होती है वहाँ पे भी जाएगा, पीपल्स पार्टी भी लेगी, कोई और भी पार्टीज़, कोई आज़ाद भी बीच में खड़ा हो जाएगा। मैं ये बता दूं कि वो सीट जिसके ऊपर 1-to-1 फाइट नहीं होगी
वो PMLN के लिए जीतना पंजाब में कोई मुश्किल नहीं होगा। जब आप कहते हैं अगर PTI खड़ी होगी, ये आपने अगर क्यों कहा? PTI खड़ी होगी इलेक्शन में? नहीं, PTI तो खड़ी होगी, लेकिन ये जथा जिस जथे ने 9 मई बपा की है, ये जथा जो है ये माइनस हो गए, PTI खड़ी होगी। इमरान खान को माइनस करेंगे आप? माइनस से मुराद ये है कि ये लोग जो है ये इलेक्शन में जो है वो हिस्सा लेने की पोजीशन में नहीं होंगे, क्योंकि ये तो अपने जुर्म की सज़ा या इमरान खान की नहली होंगे ना। इमरान खान की नहली की बात कर रहे हैं आप? नहीं, नहली से मुराद ये है कि मैं आप कह रहे हैं कि 9 मई की सज़ा में इमरान नाहल हो जाएगा, इलेक्शन में नहीं जाएगा, ये कह रहे हैं? देखें, मेरा वर्जन या मेरी जो असेसमेंट है वो तो ये है कि उसकी उन केसेस में भी, और ये जो उसके खिलाफ दूसरे केसेस अलकादर ट्रस्ट है, दूसरा है वो अपना जो है तोशा खाना, उनमें ये बंदा जो है ये कन्विक्ट होगा, इसे सज़ा होगी। अगर सज़ा होगी तो नाहल हो जाएगा। तो फिर पार्टी कौन चलाएगा? अब इस बात को, अदालत के फैसले को मैं प्रीएम्प्ट तो नहीं कर सकता ना, ठीक है, कि ये ट्रायल में होगा या सज़ा होगा, लेकिन ये अंडर ट्रायल तो ज़रूर होगा। और अगर इमरान नाहल हुए तो पार्टी फिर शाह महमूद चलाएंगे? जी बिल्कुल, शाह महमूद साहब तैयारी पकड़ रहे हैं वो, और वो अपने आप को साबित कर रहे हैं कि मैं एक ऐसी पार्टी जो कि बिल्कुल जो है वो मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक जो है वो चले, तो मैं उसे लीड करने की पोजीशन में हूँ। राना सनाउल्लाह साहब, वफाकी वज़ीर दाखिला, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।